morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 13 in your SST book, that is freedom struggle, right? So open your SST book, page number 104, the Simon Commission. This is the topic. The name of your heading is the Simon Commission. Page number 104. The Indian Statutory Commission is also known as the Simon Commission, was a group of 7 British members of Parliament that had been sent to India in 1928 to study constitutional reforms in Britain's most important colonial dependency. क्या है ये देखो, द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको क्या कहा जाता था, साइमन कमीशन भी कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था साइमन कमीशन? द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को, राइट। क्या था ये? वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का नहीं, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी वहाँ के 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था जिसका नाम दिया गया था साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी उसे बोलते थे। दैट हैड बीन सेंट टू इंडिया, जिसको इंडिया में भेजा गया था 1928 में, टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलोनियल डिपेंडेंसी। मतलब कि इसको भारत में भेजा गया था ताकि ये भारत में आके स्टडी कर सके। भारत क्या था? ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा कॉलोनियल डिपेंडेंसी था, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा गुलाम देश था भारत। तो भारत में जो है साइमन कमीशन को यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स स्टडी करने के लिए कि यहाँ पे जो है हमारे देश में जो है कौन कौन से संवैधानिक रिफॉर्म्स चेंजेस लाए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन को 7 लोगों के मेंबर को जो है भारत भेजा गया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स को। इट्स चेयरमैन वॉज सर जॉन साइमन। इसका चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन होता है? जो हेड होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप का कह लो, या इस जो साइमन कमीशन था इसका चेयरमैन था सर जॉन साइमन। ठीक है, When this commission came to India in 1928, the people greeted them with the slogan "Go back, Simon." जब ये कमीशन भारत में आया, यानी कि 7 लोगों का ग्रुप जब ये भारत में आया 1928 में, तो लोगों ने उनका स्वागत किस तरीके से किया? लोगों ने स्लोगन लिखा। स्लोगन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ में लोग जो है हाथों में बड़ी बड़ी तख्तियाँ लेके, चार्ट्स लेके उस पर कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो लोगों ने जो है एक स्लोगन लिखा, गो बैक साइमन, यानी कि साइमन तुम वापस चले जाओ। ठीक है, लोगों ने इनका इस स्लोगन के साथ स्वागत किया। ठीक है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, इस तरीके से। ये देखो जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, गो बैक साइमन, साइमन तुम वापस चले जाओ, हमें ऐसे किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, गो बैक साइमन, राइट। तो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई कमीशन भारत में आए, तो लोगों ने इसका विरोध किया और क्या बोला? गो बैक साइमन, तुम वापस चले जाओ। साइमन क्या था? साइमन जो है इस कमीशन का भी नाम था और इस कमीशन का जो हेड था उसके नाम पे ही, सर जॉन साइमन के नाम पे ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था, राइट। Different parties like Congress and Muslim League participated in this protest. अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो जैसे कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी, इन्होंने इन प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट क्या होता है? जो ये इस तरीके का जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रोटेस्ट मतलब होता है कि अपना विरोध दिखाना, सड़कों पे उतर के नारेबाजी करके। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, जैसे कांग्रेस ने या मुस्लिम लीग पार्टी थी, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, इसमें भाग लिया था। On 30 अक्टूबर 1928 द कमीशन अराइव्ड इन लाहौर। 30 अक्टूबर 1928 को ये जो कमीशन था ये लाहौर में आया। आपको पता है आज़ादी से पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही पार्ट था, तो लाहौर इंडिया का ही पार्ट था। तो ये लाहौर पहुंचता है, वेयर इट वॉज मेट बाय प्रोटेस्टर्स वेविंग ब्लैक फ्लैग्स, जहाँ पे वो ऐसे प्रोटेस्टर्स कौन होते हैं जो इस तरीके का विरोध कर रहे थे, हाथों में काले झंडे लेके इनको मिलते हैं। ठीक है, जो इनकी ओर देख के काले झंडे हाथों में हिला रहे थे। काले झंडे दिखाने का मतलब क्या होता है कि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, हम तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोटेस्ट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट लाला लाजपत राय, हु हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द कमीशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब इन February 1928।
इस प्रोटेस्ट को कौन जो है लेड कर रहा था, मतलब कौन लीड कर रहा था उस टाइम पे, जो हमारे भारतीय नेशनलिस्ट थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये इस प्रोटेस्ट को जो है हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, जिन्होंने क्या करा था, एक रेजोल्यूशन मूव किया था। एक रेजोल्यूशन क्या होता है कि मतलब अपना एक रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक मसौदा तैयार करना, जैसे कुछ लिखत में तैयार करना और उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है जहाँ पे सरकार काम करती है, ठीक है। अब जैसे हरियाणा है, हरियाणा की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, सारा कामकाज जो है सरकार का लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस किया जाता है। जितने भी एमएलएस होते हैं वहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं सरकार के कामकाज को। तो एक जगह होती है जहाँ बैठ के सरकार काम करती है बेसिकली, तो उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे लाला लाजपत राय ने एक रेजोल्यूशन लेके आए थे कि हमें ये साइमन कमीशन नहीं चाहिए, हम इसे वापस भेजेंगे, ठीक है, February 1928 में। In order to make way for the commission, the local police force began beating protesters with their sticks. अब जो है ताकि इस कमीशन को रास्ता मिले, क्योंकि लोग रास्ते में खड़े थे, ठीक है, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, गो बैक साइमन बोल रहे थे, ठीक है। तो ताकि इस कमीशन को यानी कि इस ग्रुप को, 7 लोगों के ग्रुप को जो है रास्ता मिल सके, जो लोकल पुलिस थी यानी कि जो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी वो जो है प्रोटेस्टर्स को जो है अपनी स्टिक्स से मारने लगी, अपने डंडों से जो है पीटने लगी, ताकि वो लोग रास्ते से हट जाए, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, और ये कमीशन जो है वहाँ से निकल जाए। द पुलिस वर particularly brutal towards लाला लाजपत राय who died later on 17 नवंबर 1928। लाला लाजपत राय पे स्पेशली इन्होंने जो है वो काफ़ी हिंसा करी, पुलिस ने काफ़ी उनके साथ मारपीट करी। ब्रूटल का मतलब है काफ़ी हिंसक थे पुलिस वाले लाला लाजपत राय के लिए। तो बाद में जो है उनकी 17 नवंबर 1928 को डेथ हो जाती है, ठीक है। His death was widely believed to have been caused by the mental trauma of beating। उनकी डेथ का मेन कारण क्या माना जाता है कि जो इतनी ज़्यादा पुलिस ने जो उनकी पिटाई करी थी, मारपीट करी थी उनके साथ, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हुआ था, यानी कि मानसिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान थे, जिस वजह से उनका देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो लोगों का मानना ये था कि पुलिस ने इनके ऊपर इतनी सारी जो है जाति करी, इनके साथ मारपीट करी, जिसकी वजह से उनको मेंटल ट्रॉमा हो गया, मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई थी साइमन कमीशन के आने पर, और हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर की डेथ हो गई थी, किनकी, लाला लाजपत राय की, ठीक है। अब हम देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है, डिसओबे क्या होता है, देखो ओबे करना मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना, डिसओबे का मतलब किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, ठीक है। सिविल मतलब सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग हम्बली, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। महात्मा गांधी लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द डांडी मार्च और द साल्ट मार्च। महात्मा गांधी ने जो है एक सिविल डिसओबीडियंस का, सिविल डिसओबीडियंस मतलब वही कि हम जो है ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेंगे, उनको ओबे नहीं करेंगे, इस मूवमेंट की जो है इन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं या सॉल्ट मार्च, नमक मार्च मतलब नमक मोर्चा के नाम से भी जानते हैं। इट बिगिन ऑन 20 मार्च 1930। कब शुरू हुआ था ये, 20 मार्च 1930 को। गांधी जी लेड द डांडी मार्च फ्रॉम हिज बेस इन अहमदाबाद टू द कोस्टल विलेज ऑफ डांडी। इन्होंने, गांधी जी ने जो है ये डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, अहमदाबाद से शुरू किया था। कहाँ तक, कोस्टल विलेज क्या होता है, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ जो गांव था, डांडी, डांडी नाम का गांव था, समुद्र के किनारे कोस्टल विलेज था, वहाँ तक इन्होंने जो है मार्च निकाला था इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में ये महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से लेकर डांडी तक का जो है मार्च निकाला था। As he continued on the 390 kilometer long march to Dandi to produce salt without paying the tax, many Indians joined him along the way। जैसे जो वो है 390 किलोमीटर लंबी यात्रा पे थे अपने अहमदाबाद से डांडी तक की, एक 390 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो समुद्र का नमक से, जो समुद्र से जो नमक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो लोग नमक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, इस बात के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे
महात्मा गांधी। तो जब वो रास्ते में से गुजर रहे थे तो बहुत सारे भारतीय लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। व्हेन गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉज, जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को क्या तोड़ा कि मैं बिना टैक्स पे किए नमक को जो है बनाऊंगा, ठीक है, नमक को समुद्र में से प्रोड्यूस करूंगा। एट 6:30 AM ऑन 6 अप्रैल 1930 इट स्पार्क लार्ज स्केल एक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द सॉल्ट लॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। जैसे ही देखो गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ा, सॉल्ट लॉ मतलब नमक कानून। नमक कानून क्या कहता था कि अगर आपको सॉल्ट प्रोड्यूस करना है तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। तो गांधी जी इस कानून को नहीं मानते हैं तो उस कानून को तोड़ते हैं, और जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे वो इस नमक कानून को तोड़ते हैं तो मतलब पूरे भारत में जो है एक लहर दौड़ जाती है। सभी लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस को शुरू कर देते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की बात मानने से मना कर देते हैं और नमक बनाना बिना किसी टैक्स को पे करे नमक बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो भी ब्रिटिश राज ने टैक्स इम्पोज किया था, जो भी सॉल्ट लॉ बनाया था उसको तोड़ते हैं, ठीक है, कि हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे और अब हम अपनी मर्जी से जो है नमक प्रोड्यूस करेंगे, हम किसी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। ये है नीचे देखो दांडी मार्च, देखो बीच में आपको महात्मा गांधी नज़र आ रहे हैं, ये रहे महात्मा गांधी, ठीक है, और ये सब लोग जो है दांडी मार्च इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दांडी तक कि इन्होंने, दांडी क्या था, एक कोस्टल विलेज था, वहाँ तक अहमदाबाद से दांडी तक इन्होंने जो है इस तरीके से मार्च किया था और दांडी पे जाके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, नमक को बिना टैक्स पे करे प्रोड्यूस किया था। और उनको देख के बाकी जो इंडियंस थे उन्होंने भी जो है सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की थी, यानी कि उन्होंने भी कहा था कि अब हम भी जो है बिना कोई टैक्स पे किए नमक प्रोड्यूस करेंगे, हम कोई भी सॉल्ट लॉ को नहीं मानेंगे, ठीक है। जो भी ब्रिटिश राज में सॉल्ट लॉ लगाया गया है उसको हम तोड़ेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, किसी तरीके का टैक्स पे किए बिना ही हम सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये आपका दांडी मार्च था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था ये आपको याद रखना है, क्लियर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ में आया आपको, साइमन कमीशन समझ में आ गया। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की जो है डेथ हो गई थी उसके बाद। द कैंपेन हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन चेंजिंग वर्ल्ड and British attitude towards the Indian independence and caused large number of Indians to join the fight for the first time। इस ये जो कैंपेन था, कौन सा कैंपेन, सिविल डिसोबीडियंस का जो कैंपेन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसका बहुत जो है असर हुआ था किस पे, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड चेंज हो रहा था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है असर हुआ था इस आंदोलन का। और ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था भारतीयों की आज़ादी को लेके उस पर भी काफ़ी असर पड़ा था, यानी कि ब्रिटिशर सोचने पे मजबूर हुए थे कि हमें भारतीयों को या हमें भारत को जो है आज़ाद करना ही होगा, ठीक है। एंड कॉज्ड लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस टू जॉइन द फाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने सारे भारतीयों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो ये लड़ाई हो रही थी इसको ज्वाइन किया था, यानी कि इसमें भाग लिया था कि हाँ हम भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकाल के रहेंगे। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने लार्ज नंबर में जो है इंडियंस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए थे, क्लियर। अब है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट क्या मतलब, क्विट मतलब छोड़ दो, निकल जाना कहीं से, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। जब हमने ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम भारत को छोड़कर चले जाओ। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 8 अगस्त 1942 बाय महात्मा गांधी। इस मूवमेंट की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने करी थी 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। इट डिमांडेड दैट द ब्रिटिश लीव इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट। इसने क्या डिमांड करी थी कि ब्रिटिशर्स को इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत प्रभाव से भारत को छोड़ के चले जाना होगा, यानी कि अभी के अभी आप भारत को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। ऐसे डिमांड महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के थ्रू, कौन से मूवमेंट के थ्रू, क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू ब्रिटिशर से की कि तुम इमीडिएट इफेक्ट से भारत को छोड़ के चले जाओ। इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत अभी के अभी तुम भारत छोड़ के चले जाओ। महात्मा गांधी अपील्ड टू पीपल टू थ्रो आउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की कि आओ हम सब मिलकर जो है ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंक देते हैं, यानी कि भारत से बाहर निकाल देते हैं। लेट एवरी इंडियन कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ फ्री मैन।
महात्मा गांधी डिक्लेयर इन हिज फेरी डू और डाई। महात्मा गांधी ने जो है लोगों से क्या अपील करी कि हर एक इंडियन अपने आप को आज़ाद महसूस करे, ठीक है। लेट एवरी इंडियन कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ फ्री मैन। हर भारतीय अपने आप को एक आज़ाद इंसान के रूप में देखना शुरू कर दे। अब अपने आप को तुम गुलाम समझो ही मत, ठीक है, कि हम किसी के गुलाम है ही नहीं। अब अपने आप आज़ाद समझो खुद को, और जैसे एक आज़ाद इंसान रहता है वैसे तुम रहना शुरू कर दो, ठीक है। डू और डाई का मतलब है करो या मरो। महात्मा गांधी ने बोला करो या मरो। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज डिक्लेयर। उसके बाद क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, डिक्लेयर उसको कर दी जाती है, उसकी घोषणा कर दी जाती है कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ के हर कीमत पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और भारतीयों से क्या अपील की महात्मा गांधी ने कि आप लेट एवरी इंडियन कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ फ्री मैन। हर भारतीय जो है अपने आप को जो है एक आज़ाद इंसान समझे, करो या मरो, डू और डाई। इंडियन नेशनल आर्मी। अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी। इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, वॉज फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने बनाई थी ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो सेड गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमने करा था ना सबसे पहले जो चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये देखो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? इट इज़ द ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम। ये सिर्फ खून ही है जो आज़ादी की कीमत को चुका सकता है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी या जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, उसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें फ्रीडम यानी कि आज़ादी कब और कैसे मिली। इंडिया गेन फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, भारत को इंडिपेंडेंसी फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? याद रखना है आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द कंट्री वॉज पार्टीशन इनटू हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। देश के जो है दो पार्टीशन कर दिए जाते हैं, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। दो देश बना दिए जाते हैं इंडिया के टुकड़े करके। एक बन जाता है हिंदुस्तान, दूसरा बन जाता है पाकिस्तान। इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक सोवरेन सेकुलर रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। और इस दिन इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र जो है सोवरेन और सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष कंट्री बन जाती है, सभी धर्मों को मानने वाली। यानी कि हम क्या है, हमारा देश जो है किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, सभी धर्मों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देता है। और डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? जहाँ सभी लोगों के पास एक समान अधिकार होते हैं, ठीक है। लोगों के पास अपने सरकार चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो जब हमने अपना संविधान को लागू कर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर लिया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन इंडिया क्या बन जाती है? एक डेमोक्रेटिक सोवरेन और सेकुलर रिपब्लिक कंट्री इंडिया बन जाती है, राइट? क्लियर है? लेट्स लर्न। इधर आ जाओ, कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. होमे। ये लर्न करने हैं आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले लर्न करना है आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? 1885 में। किसने फॉर्म की थी? A.O. होमे ने। सबसे पहले पढ़ा था ना हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. होमे ने। जलियांवाला बाग मैसाकर लेड टू स्ट्राइक्स एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, मैसाकर मतलब हत्याकांड जब हुआ था, तो इसके बाद क्या हुई थी? बहुत सारी स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई थी और लोगों ने जो है सरकारी जो भवन थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। द वर्ड खिलाफत मीन्स प्रोटेस्ट। खिलाफत शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करना,
ठीक है, हमने बार बार पढ़ा ना कि महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया, लोगों के अलग अलग मूवमेंट चलाए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो उसको हम बोलते हैं खिलाफत, कि हम किसी की बात को जब नहीं मानते हैं तो मतलब हम खिलाफत कर रहे हैं। महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियंस टू गिव अप देयर गवर्नमेंट टाइटल्स। महात्मा गांधी ने लोगों से क्या कहा, भारतीयों से क्या कहा कि तुम अपने सरकारी जो तुम्हें टाइटल्स मिले हुए हैं तुम उसको छोड़ दो, सरकारी नौकरियों को छोड़ दो, ये सब चीज़ें बोले थे ना, सरकारी वकील हो तो कोर्ट जाना बंद कर दो, तो जो भी गवर्नमेंट टाइटल्स हैं तुम उन सबको छोड़ दो। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी अभी हमने पढ़ा, जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी स्थापना किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एक बार क्विकली रीड आउट करेंगे ये सारे पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लर्न भी करने हैं आपको, क्विकली रीड करो। एक एक पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 2-3 बार रीड करना है आपको चैप्टर, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इनको भी आप पढ़ लो ताकि आपको इजीली रिमेंबर रहे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो है आपका चैप्टर जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज और डीजी आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत को आज़ादी कैसे मिली, आपने देखा किस तरीके का स्ट्रगल हमने किया फ्रीडम के लिए। ठीक है, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया भारतीयों को और भारतीयों ने कितने बलिदान दिए, उसके बाद जाके हमारा देश जो है ब्रिटिशर से आज़ाद हो पाया। आपको पता चला किस तरीके से हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह आप रीड आउट करके आएंगे।